नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे आप सभी? उत्कर्ष के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और मैं आपका हिंदी मित्र सुनील खोखरिया। प्यारे विद्यार्थियों, इस रैपिड रिवीजन की श्रृंखला में एक बार फिर मैं तैयार हूं आपके लिए विशेषण का टॉपिक लेकर के। प्यारे विद्यार्थियों, जिन अभ्यर्थियों ने जो है काफी लंबे समय से इस परीक्षा की तैयारी की है, इस सीईटी के लिए खुद को तैयार किया है, उनको एक बार जो है अंतिम समय में बूस्ट देने के लिए मैं लेके आया हूं विशेषण की ये एक छोटी सी लेकिन अति महत्वपूर्ण कक्षा। आ जाओ, चलते हैं विशेषण को बढ़िया से लेकर रेल बनाते हैं विशेषण की, वो भी आगामी मात्र 15 से 20 मिनट में। जी हाँ विद्यार्थियों, है ना, अभ्यास आपकी तैयारी को उन्नत करता है, इसीलिए कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परता निशान। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण क्या है और विशेषण का शाब्दिक अर्थ। तो प्यारे साथियों, विशेषण एक विकारी शब्द है। विशेषण का अर्थ होता है विशेषता। और अगली बात करूं तो आपको ध्यान रखना है संज्ञा व सर्वनाम की, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। बोलो क्या कहलाते हैं? संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण। जो संज्ञा की विशेषता बताए, सर्वनाम की विशेषता बताए, वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। 3 शब्दों पर चर्चा करूंगा मित्रों, कभी भी अंडरलाइन करके पूछा जा सकता। विशेषण, विशेषण जो विशेषता बताता हो, जो विशेषता बताते हो उसे तो कहते हैं विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताते हो वो कहलाता विशेष्य। और एक आता प्रविशेषण। क्या आता है? प्रविशेषण। जो विशेषण की विशेषता बताता हो, विशेषण की विशेषता बताते हो वो क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण। कैसे? देखो, राघव बहुत सुंदर है। राघव क्या है? बहुत सुंदर है। अब इसमें देखिएगा, सुंदर क्या है? विशेषण है, क्योंकि क्या बता रहा है? विशेषता। किसकी बता रहा है? राघव की। तो राघव क्या है? विशेष्य है। और बहुत किसको बता रहा है? विशेषण को। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? प्रविशेषण। क्लियर बात? सुंदर तो है, लेकिन कितना सुंदर है? बहुत सुंदर है। इसलिए किसकी श्रेणी में आता है? प्रविशेषण की श्रेणी में आता है। ये लेके ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं इसके भेदों की बात। भेदों की बात पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको सिखा देता हूं गुणवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण? गुणवाचक। कौन सा विशेषण? गुणवाचक। गुणवाचक में क्या आता है? तो देखो, गुणवाचक में अगर रंग, रूप, दशा, अवस्था, आकार, स्वभाव, आकार, स्वभाव, स्पर्श, दोष, तापमान, स्वाद, स्वाद आदि से संबंधित विशेषता बताते हो। गुण का मतलब होता है लक्षण। लक्षण मन मारवाड़ी में कहते हैं लक्षण, अपना राजस्थानी में बोला जाता है लक्षण। तो सीधी सी बात है, जो शब्द अपने लक्षण बताता है वो शब्द गुणवाचक के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। जैसे देखो, आपने लिखा काली गाय, तो गाय का रंग है काला। काली गाय आपने लिखा पतला कपड़ा, मोटी औरत,
झगड़ालू आदमी, झगड़ालू आदमी, ठंडा पानी, मीठा पानी, ये स्वाद है इसका, है ना। ईमानदार औरत, ईमानदार औरत, चिकनी दीवार, ये क्या बता रहे हैं, ये गुण बता रहे हैं किसके। देखो गाय कैसी है, काली है, कपड़ा कैसा है, पतला है, औरत कैसी है, मोटी है, आदमी कैसा है, झगड़ालू है, ठंडा पानी, मीठा पानी, ईमानदार और चिकनी दीवार। तो अपने रंग, रूप, दशा, अवस्था, स्थिति, आकार, प्रकार, स्वभाव, स्पर्श, तापमान, गंध, इनसे संबंधित अगर विशेषता बताता है, जैसे मैं कहता हूं खुशबूदार फूल, बदबूदार पानी, ये भी किसके अंतर्गत आता है, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखना है। किसके अंतर्गत आता है, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। उसके बाद में दूसरा आता है आपके संख्याबोधी विशेषण। क्या आता है, संख्यावाचक विशेषण। कौन सा आता है, संख्यावाचक विशेषण आता है, ध्यान रखिएगा। और संख्यावाचक विशेषण में क्या आता है, तो सुने, जो संख्या संबंधी विशेषता बताते हो, संख्या संबंधी विशेषता बताते हो, क्या करते हो, संख्या संबंधी विशेषता बताते हो, वो क्या कहलाते हैं, आपके संख्याबोधी विशेषण कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा। अब ये पीछे लिखा हुआ किसकी बताते हैं, मैंने लिखा दिया परिभाषा में कि संज्ञा सर्वनाम की बताते हैं, ध्यान रखिएगा। कितने तरीके से बताई जाती है, दो तरीके से। नंबर एक होता निश्चित और नंबर दो होता अनिश्चित, ये ध्यान रखिएगा। क्या होता, अनिश्चित। जैसे मैं लिखता हूं 4 आदमी, या लिखता हूं कुछ लोग, थोड़े पैसे, ये क्या है, ये अनिश्चित है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है, ये अनिश्चित है, ध्यान रखिएगा। लेकिन याद रखना निश्चित के 4 उपभेद हैं। किसके, निश्चित के 4 उपभेद हैं। किसके, निश्चित के कितने उपभेद हैं, 4। अब आप कहो तो सर कौन कौन से, तो सबसे पहला आता है गणना। कौन सा आता है, गणना। दूसरा क्या आता है, क्रम। तीसरा क्या आता है, आवृत्ति। और चौथा क्या आता है, समुदायवाचक। बोलो क्या आता है, समुदाय या समूहवाचक। अब ये क्या है, तो मित्रों जैसे आपसे पूछा 4 आदमी में कौन सा विशेषण है, तो आपके दिमाग में आएगा निश्चयवाचक, है ना, निश्चित संख्यावाची विशेषण। तो निश्चित संख्यावाची विशेषण आएगा, लेकिन वो निश्चित नाम ही नहीं देगा, इन चारों में से देगा। तो कैसे पता करोगे, तो सुनो ध्यान से। अगर कहीं पर भी गिनती ऐसे लिखी आती विशेषण के अंदर 1 2 3 ऐसे, तो होगा वो गणनावाचक, यानी ये गणनावाचक का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। क्रम में हमेशा ध्यान रखिएगा ऐसे आता है, पहला पहली, दूसरा दूसरी, तीसरा तीसरी, ऐसे आता है, ध्यान रखिएगा। आवृत्ति के पीछे गुना शब्द का प्रयोग हो तो आवृत्ति होगी, दुगुना हो गया, तिगुना हो गया, ऐसे है। और समूह कितने से बनता है, 1 से ज्यादा से, जैसे दोनों हो गया, जैसे तीनों हो गया, जैसे चारों हो गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करके अगर पूछे तो आपको थोड़ा लेके ये ध्यान में होना चाहिए कि वो बात किसकी कर रहा है। ठीक है। अपन कई बार गच्चा खा जाते हैं कि इसमें निश्चित अनिश्चित के साथ में इसके अलावा अपन कुछ पढ़ते ही नहीं है, लेकिन निश्चित अनिश्चित के अलावा भी कुछ चीजें होती है, वो ये होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। उसके बाद में अगर कहीं पर भी ये पूछ ले 1.5 आ जाए, 2.5 आ जाए, 3.5 आ जाए, 4.5 आ जाए, 3.25 आ जाए, वो संख्याएं भी किस में गिनी जाती है, गणना के अंतर्गत गिनी जाएगी। जैसे आपने कहा 150 रुपए, तो गणना के अंदर इसको अपूर्णांक में माना जाता है। किस में माना जाता है, अपूर्णांक में। एक और बात बता देता हूं, वो भी सुन लो। अगर किसी निश्चित संख्या के साथ में लगभग है, संभवतः है, शायद है, हो सकता है, मेरे हिसाब से, मेरे अनुमान से है, ऐसे शब्दों का प्रयोग होकर के उसके साथ में वो निश्चित संख्या देता है, तो वहां पर हमेशा अनिश्चित विशेषण होगा। जैसे मैं कहूं कि कक्षा में लगभग 20 विद्यार्थी थे, तो लगभग 20 विद्यार्थी का मतलब अपन इंश्योर नहीं है कि 20 है कि नहीं है। मैं कहता हूं कि वहां शायद 50 आदमी थे, इसका मतलब मैं शायद पे मतलब कंफर्म नहीं हूं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमेशा ध्यान रखना है, वो अनिश्चित विशेषण होगा, ये याद रखिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका केवल रिवीजन करवा रहा हूं, वो भी एकदम मतलब द्रुत गति से, है ना। तो ज्ञानचंद लोग तो दूर रहेंगे तो बेहतर रहेगा। मैं उन बच्चों के लिए काम कर रहा हूं जिनको सच में ही अभ्यास की आवश्यकता है। ठीक है। तीसरी बात सुनो, तीसरा आता है परिमाणवाचक विशेषण। क्या आता है, परिमाणवाचक विशेषण।
बेटा किसी 4 घंटे के टॉपिक को 20 मिनट में समेटना, इसका मतलब ये होता है कि उस पर कितना काम करना पड़ता है वो हमारा जी जानता है। और उसके साथ पढ़ाऊंगा तुम्हें सार्वनामिक विशेषण, जिसे नाम देते हैं संकेतवाचक विशेषण। ठीक है। परिमाणवाचक विशेषण की बात करें तो क्या कहता है, जहां संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा संबंधी विशेषता बताता हो, मात्रा संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द क्या बताने वाले, मात्रा संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द ध्यान रखिएगा। अब मात्रा संबंधी विशेषता बताने में भी ध्यान रखिएगा, दो भेद होते हैं, एक होता निश्चित परिमाण और दूसरा होता अनिश्चित परिमाण। भाई मात्राएं तो निश्चित और अनिश्चित होती है, मात्राएं तो निश्चित और अनिश्चित होती है। जैसे देखिएगा मैं लिखता हूं 5 लीटर दूध, 2 मीटर कपड़ा। अनिश्चित में जाता हूं तो मैं लिखता हूं मुट्ठी भर बाजरा, बाजरा होता बाजरी नहीं होता, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा पानी, चुल्लू भर पानी, ये किस में जाते हैं, ये अनिश्चित परिमाण में जाते हैं। आगे बात समझ में, मात्रा संबंधी क्लियर बात। उसके बाद में आ जाओ, करवा देता हूं किसकी कहानी को क्लियर, वो आती है आपके सार्वनामिक विशेषण की। सर्वनाम शब्द संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर विशेषण का अर्थ प्रदान करते हो। क्या करते हो, विशेषण का अर्थ प्रदान करते हो। तब हमेशा ध्यान रखना कौन सा होगा आपके, कौन सा होगा, सार्वनामिक विशेषण। आपको कैसे पता चलेगा, तो सुनो, पहला पद क्या आएगा, सर्वनाम, उसके बाद क्या आएगा, संज्ञा। तो क्या होगा आपके, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे देखो, वह लड़का सो रहा है, यह घड़ी ऊपर रख दो, वह मकान मेरा है। अब देखो, वाक्य का पहला पद सर्वनाम, सर्वनाम, लड़का, घड़ी और मकान, संज्ञा संज्ञा संज्ञा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो सर्वनाम के बाद में संज्ञा है, सर्वनाम के बाद संज्ञा है, सर्वनाम के बाद संज्ञा है, तो क्या बनेगा, सार्वनामिक विशेषण। लेकिन इसकी एक शर्त बता रहा हूं कि सार्वनाम के बाद में संज्ञा आने पर हर बार विशेषण बनेगा, इसकी गारंटी नहीं है। इसकी एक शर्त है, ये जो सर्वनाम आ रहा है ये इसके लिए प्रयुक्त हो रहा तो है विशेषण, नहीं तो नहीं है। जैसे देखो, मैंने लिखा वह पेड़ पर सो रहा है, मेरा बड़ा पुराना उदाहरण है, ये काम में लेता हूं बच्चों को समझाने के लिए। वह पेड़ पर सो रहा है। अब यहां पर वह शब्द सर्वनाम है, पेड़ शब्द संज्ञा है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा यह अन्य पुरुष सर्वनाम है, ना कि विशेषण है। अन्य पुरुषवाचक क्या है, ये सर्वनाम है, विशेषण नहीं है। तो ये लॉजिक काम करने के लिए आपको एक और कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि सर्वनाम के बाद संज्ञा आते ही नहीं, इस सर्वनाम का प्रयोग इस संज्ञा के लिए हो तो ही विशेषण होगा, नहीं तो अन्य पुरुष सर्वनाम है। देखो, वह पेड़ पर सो रहा है, इस वह का प्रयोग पेड़ के लिए कि जो सो रहा उसके लिए, तो सीधा सा जो सो रहा उसके लिए, तो अपना अन्य पुरुष है, ध्यान रखिएगा। बात आ गई समझ में। उसके बाद में सुनो एक और विशेषण, जिसको कुछ किताबें स्वीकार करती है, कुछ नहीं करती है, व्यक्तिवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण, ये ध्यान रखिएगा। कौन सा विशेषण, व्यक्तिवाचक। तो सुनो व्यक्तिवाचक विशेषण क्या कहता है, वे विशेषण शब्द जो
व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनते हो वे क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण। जैसे देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनने वाले विशेषणों की बात करूं तो मैंने लिखा भारतीय लोग, मैंने लिखा जापानी जूता, कश्मीरी सेब, बनारसी साड़ी, उत्तरी भारत। क्या लिखा? उत्तरी भारत। इस स्थिति में ये हमेशा ध्यान रखिएगा क्या क्या काम करता है, ऐसे विशेषण शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनते हैं। अब देखो, भारतीय जो शब्द है ना, ये भारत से बना है और इज दैट कॉल भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जापानी शब्द जापान से बना है, जापान व्यक्तिवाचक स्थान का नाम है। कश्मीरी शब्द कश्मीर से बना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बनारसी साड़ी बनारस से बना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उत्तरी भारत, उत्तर एक दिशा का नाम है और उत्तर दिशा भी कौन सी संज्ञा में आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये था आपके सीधा सा काम किसका? विशेषण का, है ना। ये विशेषण के रूप पढ़े आपने। उसके बाद में अंतिम पड़ाव में लेता हूं विशेषण की अवस्थाएं। किसकी बात करता हूं? विशेषण की अवस्थाएं। क्या कहती है विशेषण की अवस्थाएं? विशेषण की 3 अवस्था होती है। एग्जाम में बहुत बार आता है कि कौन सी अवस्था का वाक्य। पहला आता मूलावस्था, दूसरा आता उत्तरावस्था, तीसरा आता उत्तमावस्था। ये 3 अवस्थाएं हैं। अब सरावस्थाएं होती क्या है मित्रों? अपन जब किसी की विशेषता बताते हैं तब विशेषता के 3 स्टैंडर्ड तय किए जाते हैं। एक तो मैं किसी एक की विशेषता बताता हूं, किसी एक की विशेषता बताता हूं, वो तो है मूलावस्था। जैसे राम सुंदर है, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर होता है उत्तरावस्था में 2 के बीच तुलना होती है। 2 के बीच क्या की जाती है? तुलना की जाती हो। क्या की जाती हो? तुलना की जाती हो। और उत्तमावस्था में किसी को सबसे अच्छा या बुरा बताया जाता हो। बात आ गई समझ में? क्या कहा मैंने? अवस्था के 3 स्टैंडर्ड होते हैं। या तो किसी को बहुत अच्छा बता देना या किसी को बहुत बुरा बता देना, वो तो है उत्तमावस्था। वो क्या? उत्तमावस्था। 2 के बीच तुलना करोगे तो उत्तरावस्था, इसको मध्यमावस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्यमावस्था भी इसको कहा जाता है। ये लेके ध्यान रखिएगा। ठीक है, 3 वाक्य लिखता हूं। राधा सुंदर है, केवल राधा की बात हो रही है, मूलावस्था है। राधा सीता से सुंदर है, राधा सीता से सुंदर है और राधा सबसे सुंदर है। बोलो राधे राधे। अगर वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा राधे राधे। ठीक है, सीता सबसे सुंदर है, ये एक की बात, ये 2 के बीच तुलना की बात, और ये क्या हो गया मामला? राधा को सबसे सुंदर बता दिया। तो प्यारे साथियों, बने रहे उत्कर्ष के साथ। कल फिर लेकर हाजिर होऊंगा एक नए प्रकरण के साथ में, आपकी तैयारी को और उन्नत करने के लिए। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खूब आशीर्वाद के साथ आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।